Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi dear students, how are you? I hope you will be fine. Students, this is Naqib Ahmad and you are watching Naqib Classroom. Students, today is lecture number 5 and unit number 4. और आज के इस लेक्चर में हम इनवर्स यूज ऑफ टेबल एरिया अंडर द स्टैंडर्ड नॉर्मल करो को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लेक्चर नंबर 4 में एरिया अंडर द स्टैंडर्ड नॉर्मल करो को डिस्कस कर चुके थे, लेकिन इस लेक्चर में उस एरिया अंडर द स्टैंडर्ड नॉर्मल करो का इनवर्स हम यूज़ करेंगे। लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरा रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर एक नई वीडियो आपको वक्त पर तरतीब से मिलता रहे। अच्छा स्टूडेंट्स, इनवर्स यूज़ ऑफ द टेबल को डिस्कस करते हैं। इससे पहले हम लेक्चर नंबर 4 में एरिया अंडर द स्टैंडर्ड नॉर्मल करो को डिस्कस कर चुके थे। यहाँ पर उसका इन्वर्स ले लेंगे। इन्वर्स का मतलब ये है उलट, यानी वहाँ पर हम वैल्यू से उसकी प्रोबेबिलिटी को फाइंड करते थे। यानी हमें स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल दिया गया था और उसकी हम प्रोबेबिलिटी को फाइंड करते थे। यानी स्टैंडर्ड नॉर्मल क्या था? नोन था और उसकी प्रोबेबिलिटी अननोन थी, यानी उसकी प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करते थे। लेकिन यहाँ पर अब एक क्या है? इन्वर्स है। इन्वर्स का मतलब यानी यहाँ पर इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? नोन होगी। ठीक है, ये हमें दिया गया होगा, लेकिन इसकी जो स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल है इसको हमने इस प्रोबेबिलिटी से निकालना है। वहाँ पर हम स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल से इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल देते। अब यहाँ प्रोबेबिलिटी से स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल को निकालेंगे। ठीक है, आइए इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ये हमारे पास एक एग्जांपल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन आर इक्वल टू z इज इक्वल टू 0.025। यानी यहाँ पर जो z है ये इसकी क्या वैल्यू हो सकती है कि इसकी प्रोबेबिलिटी 0.025 आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम एक स्केच बनाएंगे, स्टैंडर्ड नॉर्मल का एक स्केच बनाएंगे। यहाँ पर हम माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी ये प्लॉट करेंगे। यहाँ पर हम 0 ले लेंगे क्योंकि हमारे पास स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है और स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन क्या है? 0 है। ठीक है, और यहाँ पर आप देखें चूँकि हमारे पास है z ग्रेटर देन आर इक्वल टू z, यानी ग्रेटर देन आर इक्वल टू z का मतलब ये है कि ये पॉजिटिव साइड पे आता है। ठीक है, यानी ये एरिया हमसे चाहता है, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी और इसकी प्रोबेबिलिटी हमें दी गई है। ठीक है, यानी z ग्रेटर देन आर इक्वल टू ये एरिया आता है। ठीक है, और इसकी प्रोबेबिलिटी हमें दी गई है, ये है। तो z की वैल्यू क्या होगी? तो इस z की वैल्यू को हमने फाइंड करना है। तो ये आप याद रखें कि इससे पहले हम जो क्वेश्चंस करते थे एरिया अंडर द स्टैंडर्ड नॉर्मल करो में, वहाँ पर हम z से डायरेक्ट उसकी प्रोबेबिलिटी को नहीं निकाल सकते थे। हम क्या करते थे? हम उसको 0 से कनेक्ट करते थे। यानी यहाँ पर z की जो वैल्यू थी तो उसको हमने 0 के साथ पहले कनेक्ट करना था और फिर इसकी प्रोबेबिलिटी हम निकालते थे। तो यहाँ पर भी बिल्कुल उसी तरह है, हम इस z की वैल्यू को डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। हम क्या करेंगे? हम इसको इस 0 से कनेक्ट करेंगे। यानी हम इस तरह करेंगे, सेकंड नंबर स्टेप ले लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 लेस देन z लेस देन z। ठीक है, तो इसको हम अब इस तरह लिख सकते हैं, यानी यहाँ से यहाँ तक ये एरिया जब हम फाइंड करेंगे तो हम इसको किस तरह फाइंड करेंगे? तो इसको हम इस तरह फाइंड कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक ये एरिया हमें मालूम है, यानी 0 से इन्फिनिटी तक ये हमारे पास क्या है? 0.5 है। ठीक है, ये है, और इससे हम ये एरिया यानी z ग्रेटर देन z, ये एरिया हमारे पास क्या है? 0.025। ठीक है, यानी ये एरिया हम फाइंड करना चाहते हैं। समझ में आ गई? तो जब ये एरिया हम फाइंड करेंगे तो हम क्या करेंगे? हम पहले 0 से इन्फिनिटी तक ले लेंगे। तो 0 से इन्फिनिटी ये हमारे पास 0.5 के इक्वल है, और फिर हम ग्रेटर देन z का एरिया ले लेंगे और ये हमारे पास क्या है? 0.025। तो इससे आता है जब हम इससे इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आता है 0.4750। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब ये जो 0.4750 है
इसको हमने टेबल में देखना है। और चूंकि हमारे पास ये इनवर्स टेबल है यानी इनवर्स यूज ऑफ टेबल है, तो इसको हम किस तरह करेंगे? पिछले लेक्चर में यानी एरिया अंडर स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व में जब हम प्रोबेबिलिटीज़ को निकालते थे तो हम क्या करते थे, यहाँ पर हमारे पास मुख्तलिफ कॉलम्स होते थे और यहाँ पर रोज होते थे। यहाँ पर जेड की वैल्यूज़ होती थी, ठीक है, और यहाँ पर कॉलम्स में जेड की वैल्यूज़ होती थी। तो हम क्या करते, हम एक वैल्यू को दो पार्ट्स में डिवाइड करते थे, ठीक है। एक पार्ट को हमने रो में देखना था और दूसरे को हमने कॉलम में देखना था, ठीक है। और फिर इन दोनों को कंबाइन करके यहाँ पर जो वैल्यू आती थी वह हमारे पास क्या थी? प्रोबेबिलिटीज थी। अब बिल्कुल इसका अपोजिट है, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर वैल्यू देखेंगे। जो प्रोबेबिलिटी यहाँ पर आई है उस प्रोबेबिलिटी को हमने यहाँ पर देखना है, ठीक है, कि ये प्रोबेबिलिटी कहाँ पर है, यानी ये प्रोबेबिलिटी हमने इस बॉडी में देखना है, ये कहाँ पर आई है, ठीक है, यानी ये किस कॉलम में है और किस रो में है, ठीक है। तो यहाँ पर जो रो में वैल्यू हो और यहाँ पर जो कॉलम में वैल्यू हो तो हमारे पास z की वैल्यू होगी, ठीक है। आइए टेबल की तरफ देखें। यहाँ पर आप देखिए ये हमारे पास है 0.4750, यहाँ पर ये प्रोबेबिलिटी आई है, ठीक है। तो अब आपने क्या देखना है, आपने यहाँ पर देखना है, ठीक है, इस रो में देखना है। तो ये रो हमारे पास क्या है? 1.9 है। और यहाँ पर आपने देखना है कि ये किस कॉलम में आई है। तो ये हमारे पास 0 का कॉलम है, ये 0.1 का है, ये 0.2 का है, ये 0.3 का है, ये 0.4 का है, ये 0.5 का है और ये 0.6 का है, ठीक है। तो यहाँ पर आया है 1.9 और यहाँ पर आया है 0.6, तो इससे आता है 1.96। तो z की वैल्यू जो होगी वो हमारे पास क्या होगी? 1.96 होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो z की वैल्यू है यानी थर्ड नंबर स्टेप हम क्या लेंगे, हम इस तरह लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ z greater than or equal to 1.96 is equal to 0.025, ठीक है, यानी z की वैल्यू है 1.96, ठीक है। तो इनवर्स यूज ऑफ टेबल को हमने इस तरह करना है, ठीक है, यानी z की वैल्यू इस तरह टेबल से हम निकालेंगे, ठीक है, समझ में आ गई। अच्छा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन और इक्वल टू z, इट इज इक्वल टू 0.10, यानी z की वैल्यू क्या होगी जिसकी प्रोबेबिलिटी 0.10 हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक स्केच बना लेंगे स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। यहाँ पर हम -इन्फिनिटी और +इन्फिनिटी लिखेंगे, यहाँ पर हम 0 ले लेंगे, यहाँ पर z लेंगे। z क्यों ये इस साइड पे ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये कहा गया है z ग्रेटर देन और इक्वल टू z, ठीक है, यानी ग्रेटर देन और इक्वल टू z ये एरिया आता है, इससे ग्रेटर तो ये पॉजिटिव साइड में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी प्रोबेबिलिटी 0.10 है, तो z की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने ये 0 से z तक ये एरिया फाइंड करना है और ये तभी पॉसिबल है जब हम 0 से इन्फिनिटी तक ये एरिया ले लेंगे और इससे ये एरिया माइनस करेंगे तो ये एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो हम ले लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 लेस देन और इक्वल टू z लेस देन और इक्वल टू z इज इक्वल टू ये एरिया, टोटल एरिया जो है हमारे पास क्या है 0.5 है माइनस, और ये एरिया हम इससे माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आता है 0.40, यानी ये एरिया जो है ये हमारे पास आ जाएगा 0.40, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो 0.40 है ये हमारे पास टेबल में बिल्कुल मौजूद ही नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इसके नियरेस्ट वैल्यू, इसके जो करीब तरीन वैल्यू है उसको हम देखेंगे। इसके नियरेस्ट वैल्यू है हमारे पास 0.3997, ठीक है। तो अब हमने वही मेथड यूज़ करना है जो पिछली क्वेश्चन में हमने यूज़ किया है, इसको हमने रोज और कॉलम में देखना है। तो जब अब हम इसको देखेंगे तो ये हमारे पास 1.2 रो में आता है और 0.08 कॉलम में आता है। तो यहाँ पर जो z की वैल्यू आती है वो क्या आती है 1.28। तो ये मालूम हुआ कि यहाँ पर जो z की वैल्यू है वो 1.28 है और इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास 0.10 है, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसमें एक और सिचुएशन है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन है लेट
Z follows normal distribution with mean 0 and standard deviation are variance 1. ठीक है, तो find probability of Z greater than or equal to Z is equal to 0.05. यानी यहाँ पर ये कहते हैं कि Z हमारे पास एक स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल है जो कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है, इसका मीन 0 हो और वेरिएंस 1 हो। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि अगर Z की प्रोबेबिलिटी ये है तो Z की वैल्यू क्या होगी। तो बिल्कुल उसी तरह हम करेंगे जिस तरह हमने पिछली दो क्वेश्चन किए हैं। सबसे पहले हम स्केच बना लेंगे, ठीक है, -∞ to +∞। यहाँ पर हम 0 ले लेंगे, यहाँ पर Z 0.05, ठीक है, चूँकि यहाँ पर ये कहते हैं कि ग्रेटर देन आर इक्वल टू Z, यानी ये पॉजिटिव साइड पे आता है, ठीक है, ये एरिया हमारे पास ग्रेटर देन आर इक्वल टू है, ठीक है। तो वही मेथड हम यूज़ करेंगे जो पिछली दो क्वेश्चन में हमने की है। यहाँ पर हम ये एरिया फाइंड करेंगे, तो हम क्या करेंगे 0 to Z ये एरिया ले लेंगे, ठीक है, और ये टोटल एरिया हमारे पास 0.5 है, इससे हम इस एरिया को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.45। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो 0.45 है ये हमारे पास टेबल में बिल्कुल अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम 0.45 का टेबल में इसका नियरेस्ट वैल्यू देखेंगे। तो जब हम इसका नियरेस्ट वैल्यू देखते हैं तो हमारे पास दो वैल्यूज आते हैं, एक है 0.4495 और दूसरा है 0.4505, ठीक है, यानी ये जो है ये 5 वैल्यूज कम है और ये जो है ये 5 वैल्यूज ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते क्योंकि दोनों बिल्कुल सेम ही नियर है। तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को टेबल से निकालेंगे। इसको जब हम टेबल से निकालते हैं तो हमारे पास आता है 1.64 और इसको जब हम टेबल से निकालते हैं तो हमारे पास आता है 1.65, यानी ये हमारे पास 1.6 रो और 0.04 कॉलम में आता है और ये हमारे पास 1.6 रो और 0.05 कॉलम में आता है, ठीक है। तो अब हम इन दोनों को ऐड करते हैं, ठीक है, और 2 पे डिवाइड करते हैं तो इससे हमारे पास आता है 1.645। तो ये जो है ये हमारे पास क्या होगी, Z की वैल्यू होगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे probability of Z greater than or equal to 1.645 is equal to 0.5, यानी यहाँ पर जो Z हम फाइंड करना चाहते थे तो Z की वैल्यू अगर 1.645 हो जाए तो इसकी प्रोबेबिलिटी ये होगी, ठीक है, समझ में आ गई। उम्मीद है स्टूडेंट्स इनवर्स यूज ऑफ टेबल आप सबके समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।